स्वागत है आज की क्लास में आप लोग का। तो आज हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था यानी चैप्टर 1 का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, बाकी सब आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लास्ट में जरूर एक लाइक देके चले जाए, खाली हाथ मत जाए कीजिए। चलिए तो देखिए, अगला टॉपिक पॉइंट का बात करें तो मौद्रिक विकास। देखिए, मौद्रिक विकास के होने से लोगों की कठिनाइयों में क्या आ गई, कमी आ गई, क्योंकि हर वस्तु का कोई न कोई मूल्य निर्धारित हो गया। हाँ भाई, इस वस्तु का ये मूल्य है, इस वस्तु का ये मूल्य है, जिसके कारण क्या हो गया, तो ये जो पहले के जमाने में क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। भाई वो किसी से एक वस्तु लेते थे, फिर बाद में उसको लौटा देते थे, तो इसमें बहुत कठिनाइयां आती थी। ठीक है, बहुत प्रकार की। तो मौद्रिक विकास जब नहीं हुआ था तो उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ था। ठीक है, देखिए जैसे पॉइंट है, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का क्या करते थे, लेन देन करके अपनी आवश्यकताओं को क्या करते थे, पूर्ति करते थे, क्योंकि उस समय मुद्रा तो था नहीं। ठीक है, तो भाई 2 किलो चावल लाओ, मैं तुम्हें 2 किलो क्या दे दूंगा, गेहूं दे दूंगा, यानी वस्तु का आदान प्रदान होता था। और अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था, यानी बार्टर सिस्टम। ठीक है, यानी वस्तु से वस्तुओं का आदान प्रदान। ठीक है, या वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, जब देखिए, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है तो बैंक इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अभी ज्यादातर तो ये चल रहा है आप लोग का, अब तो यूपीआई आ गया है ना, समझ में आप लोग को। देखिए, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान बिना विलंब किए हुए, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और बिहार में पैसा भेजना है, या आप बिहार में दिल्ली में पैसा भेजना है, तो आप क्या कीजिएगा, बैंक के माध्यम से वहां पे पैसा लगाइएगा और बिना विलंब किए यहाँ टाइप हुआ, वहां पैसा क्या हो गया, शो हो गया। तो इस चीज को क्या कहते हैं बाबू, कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, यानी कोर बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? तो मौद्रिक विकास भी आपने अच्छे से समझा, उसके बाद कोर बैंकिंग प्रणाली एगो छोटा सा फुल फॉर्म है। बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं, देखिए एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ टेलर में गलती कर देता है। ठीक है, कोई भी आपका वर्ड मिस्टेक कर देगा, यानी जो शब्द होता है ना, इसी में कहीं उलट फेर कर देगा। तो आप लोग से नर्म निवेदन है कि इसका जो है ना, ये मत याद कीजिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, थोड़ा सा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक टेलर मशीन ही देगा आपको एटीएम का फुल फॉर्म, बट है ना, इधर उधर कर देगा अक्षरों को। इस वजह से अक्षर बढ़िया से लिख लीजिएगा आप, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी। मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी कहाँ शुरू होती है, तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले क्या आया था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। सबसे पहले यही सिस्टम चलता था, यानी वस्तुओं से वस्तु का लेन देन क्या होता था, वस्तु से वस्तु का लेन देन। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो उसके बाद आया मौद्रिक प्रणाली, यानी मुद्रा का लेन देन, है ना। प्रणाली देखिए कैसे कैसे बढ़ा है, सबसे पहले आया वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन। उसके बाद मौद्रिक प्रणाली आया, तो मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय, यानी मुद्रा से आप किसी भी चीज की सेवा भी ले सकते हैं और कोई वस्तु भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका बैंकिंग प्रणाली, यानी बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय का क्रिया का संपादन। अब क्या होता है, आपको पैसे की जरूरत है, चेक काट के दे दिया, जाइए बैंक में निकाल लीजिए, है ना। कोई भी चीज है आपको, अब मुद्रा का काम होता था, अब क्या आ गया, बैंकिंग प्रणाली, बैंक से ही सब काम होता रहता है ना। उसके बाद आया कोर बैंकिंग प्रणाली। इसके अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से उसका पैसा का क्या होता है, हस्तांतरण, यानी पैसे का ट्रांसफर। एसबीआई में आपका अकाउंट है, मान लीजिए बिहार में, दिल्ली के एसबीआई में आप उसका, अगर आप जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका अकाउंट है, तो यहाँ से पैसा आप लगाते हैं तो उस पर डायरेक्ट क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका कोर बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, चलिए अगला हम लोग देखते हैं एटीएम। ठीक है, आप एटीएम प्रणाली में क्या, आपको पता है एटीएम से क्या है, किसी भी बैंक का आपका खाता है, उसमें आपको प्लास्टिक का आपको कार्ड दिया जाता है। ठीक है, उस पर नंबर लिया जाता है, नंबर होता है, सीवीवी नंबर होता है, उसको आप किसी भी एटीएम में डालिए, वहां से आप निकासी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत, है ना, संकेत होता है या मान लीजिए संख्या होता है, आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से आप पैसे निकालने की क्या है, ये सुविधा है, किससे, एटीएम प्रणाली से। ठीक है, आगे बात करें डेबिट कार्ड। देखिए बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड, जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के, ठीक है, जमा राशि का पैसे का उपयोग करना। ठीक है, यानी देखिए बैंक में जो आपने पैसा रख रखा है, ठीक है,
उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? आपका डेबिट कार्ड कहलाता है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड यानी बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना। यानी सीधा समझिएगा क्रेडिट कार्ड जैसे जो होता है वो आपका एक सिविल बनता है। इसको और डिस्कशन हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है। तो बैंक से जब आप 5 साल 6 साल तक जब बैंक में आप अच्छे से लेन देन करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड मतलब इशू कर दिया जाता है। उसके लिए थोड़ा प्रोसेस है, वो करने के बाद जब आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो उसमें एक मिनिमम या मैक्सिमम होता है, उतना तक आप पैसा आप खर्च नहीं कर सकते। मतलब उससे आप कहीं पे भी जाके अपने बैंक के क्रेडिट से कुछ भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। बाद में अपने आप बैंक से आप जैसे जमा कीजिएगा पेमेंट वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो डेबिट कार्ड हो गया आपका। तो देखिए मुद्रा के इस विकास को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हम लोग का आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। ठीक है। देखिए राष्ट्रीय आय, इसमें सबसे पहले पॉइंट की बात करें, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। ठीक है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय जो आपकी आय है इसी से आपकी आर्थिक, हमारे राष्ट्र की आर्थिक यानी भारत के आर्थिक जो भी कहें उसका एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। ठीक है। एक एक चीज ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए किसी देश में एक वर्ष की अवधि में यानी एक साल में भाई क्या हो रहा है वो समझिएगा, उत्पादित सभी वस्तुएं यानी जितने भी चीज उत्पादित हुए, ठीक है, और सेवाएं हैं, उसका मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी उस सब को जोड़ के जो साल में जितना भी चीज, जैसे बस ट्रांसपोर्ट जितना भी चीज है, इस सब को जोड़ा जाता है कि कितना भैया हमारे राष्ट्र में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना नुकसान गया। ठीक है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, सामान्य तौर पे अगर बात करें जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या होगा? अधिक विकसित देश कहलाएगा। जिसका राष्ट्रीय आय कम होगा वो कम विकसित देश कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर वह देश क्या कहलाएगा? अविकसित देश। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो देखिए अब आगे आपका पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मत लिखिए, डेफिनेशन इसी में हो जाता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर हो जाता है आपका राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। इसी चीज को अगर आपसे पूछते प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय कुल राष्ट्र की आय, ठीक है, और कुल जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय। चलिए प्रति व्यक्ति आय में अगर बात करें तो देखिए विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 की बात करें तो 2006 में जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 4 लाख 4.5 लाख के समथिंग आसपास थी, वह देश जो कहलाता था समृद्ध देश कहलाता था। ठीक है। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 से कम होती थी उसे निम्न आय वाला देश कहा जाता था। और जिसमें कि हमारा भारत जो है उस समय निम्न आय वाले वर्ग देश में आता था, क्योंकि हमारे उस समय जो 2004 में जो रिपोर्ट थी उस समय हमारे भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,000 के लगभग में थी। तो जिसके कारण हमारा जो भारत था वो निम्न आय वर्ग में आता था, आय वाले वर्ग में आता था। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं बाबू मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, फुल फॉर्म भी साथ साथ रखते भी जाइएगा। ठीक है। कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया। कौन सी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी भाई एक इंडेक्स तैयार किया गया कि जो मानव है उसका विकास कैसे किस दर में हो रहा है। ठीक है। यानी अगर बात करें एचडीआई की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो देखिए इसमें जीवन आशा सूचांक, आपकी जो जीवन की आशा है उसका सूचांक, शिक्षा प्राप्ति सूचांक, आपने कितनी शिक्षा प्राप्त की, प्लस जीवन स्तर का सूचांक क्या कहलाएगा? आपका एचडीआई। सीधा शॉर्ट में आप लोग समझ सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो जीवन आय सूचकांक, ठीक है, प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, प्लस जीवन स्तर सूचकांक। आगे आपका राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसमें क्या होता है ये समझिएगा। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट आपका जो इंडेक्स है वो कब लागू किया गया? 2002 में। ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट की बात हो रही है, यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है। यानी आपका जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है 2002 में जारी हुआ था। ठीक है। जारी की गई योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया।
देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है नेशनल वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके निर्देशन में हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कब लागू हुआ था, तो 23 अप्रैल 2002 को। कहाँ में, तो दिल्ली में। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो आपके दिल्ली में जारी हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक कुछ पॉइंट्स। और भी कुछ पॉइंट्स आप लोग का बचा हुआ है, उसको अगले पार्ट में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में आप जल्दी समझिएगा भी अच्छे से और थोड़ा देखने में बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों में जरूर शेयर करें जो भी क्लास 10th में इस बार तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में।